आज मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज की कहानियां सुना दूं। है ऐसा कि नहीं है? देखो, हम लोग, मैं बार बार कहता हूं, हम लोग अपने अपने घरों में रहते हैं और आपको लगता नहीं लगता कि हम सबकी अपने घर के प्रति भी कोई ड्यूटी होती है? वी हैव सर्टेन ड्यूटीज, इजंट इट? जैसे आपकी ड्यूटी जो घर के लिए वो ये है कि यूज योर टाइम प्रूडेंटली, स्टडी appropriately and give them the results so that your family is empowered both financially, administratively and can get social dignity. ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप? ये आपकी ड्यूटी आज की तारीख में है या नहीं है? है ना ड्यूटी? क्यों भाई, ड्यूटी है ना। जैसे टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, टू बी अफेक्शनेट टू योर younger ones, to do your duties dutifully, to work for the progress of your family within the legal precinct and framework, right? To respect the cultural values of your family. ठीक है? ये कुछ चीजें तुम अपने परिवार में देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? यही तो हम अपने परिवार में देखते हैं, यही तो हमारी ड्यूटीज हैं। है ड्यूटीज कि नहीं है? टू नॉट डिस्ट्रॉय द फर्नीचर व्हेन यू आर एंग्री। कुछ लोग तोड़फोड़ मचा देते हैं घरों में। अरे भाई, क्यों? घर अपना है, वैसे ही जैसे ये देश अपना है। तो बेसिकली जब हम बात कहते हैं इन चीजों के बारे में तो बहुत सारी चीजें आती हैं कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज जब सब लोग अपनी अपनी मैनेज करेंगे घर में, यदि तुम्हारे यहां पर जो अर्निंग मेंबर है वो कहे नहीं साहब सारा कुछ तो हम ही खाएंगे, तो बाकी बच्चे क्या भूखे रहेंगे? जो घर में कुकिंग करता वो कहेगा कुकिंग करेंगे लेकिन हम सिर्फ अपने लिए खाएंगे, तो क्या होगा? मतलब कहीं ना कहीं सोशल सेंट्रिक अप्रोच चाहिए, नेशन सेंट्रिक अप्रोच चाहिए, या अपने परिवार में देखो तो फैमिली सेंट्रिक अप्रोच चाहिए। होगा कि नहीं होगा? और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कहती है कि वी मस्ट इनकलकेट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ फैमिली बिल्डिंग। यहां पे लिख लो नेशन बिल्डिंग। भाई, नेशन बिल्डिंग में हमारा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमारा उत्तरदायित्व का भाव होना चाहिए और साथ ही साथ हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। भाई मान लीजिए कोई काम है और मां कह रही है कि जरा ये उतार दो, तो लड़के क्या कहते हैं? हमसे मत बोलो। अरे भाई, ये सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तुम्हारी लंबाई ज्यादा है तो तुम उतार दो, क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है। तभी तो हमारा परिवार ठीक से बनेगा। नहीं तो फिर पता लगा किसी मजदूर को बुलाया जाए और उससे ही काम करवाया जाए तो क्या होगा? तो आप बताओ, तुम बता दो क्या होगा फिर? कुछ होगा क्या? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। और उसके बाद क्या होगा? मजदूर बुलाया जाएगा, मजदूर भी पैसा लेके जाएगा और तुम सोचोगे अरे यार बताओ, मजदूर पैसा लेके चला गया, तो घर का ही तो नुकसान हो रहा है, किसी और का नुकसान थोड़ी नहीं हो रहा है। अब जैसे हम कह रहे हैं अपहोल्डिंग फैमिली वैल्यूज, फैमिली कल्चर्स,
हम परिवार के मूल्य और परिवार की संस्कृति को बना करके रखें। रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? तो यदि हम यही बात कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात करें तो क्या गलत है इसमें? क्योंकि हम तो कहते हैं ना, ये देश हमारा पूरा परिवार है, तो आप लिख सकते हैं ना कि आप होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कि हम संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करें, उसको बेहतर करें। यही कह रहे हैं ना हम, और कुछ तो कह नहीं रहे, ये कुछ और कह रहे हैं। तो ये कभी भी जब देखेंगे तो ये है। दिन ये कहा जाता है कि भाई आपस में भाई बहन मत लड़ो, सबसे बचपन में तो यही सिखाया जाता है। सिखाया जाता है भाई तुम आपस में क्यों लड़ते हो। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप लोग भाई बहन हो तो सब लोग एक बराबर तो नहीं होंगे ना। किसी की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी होंगी, किसी की फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं होंगी, और किसी की खराब भी हो सकती हैं। लेकिन यदि आपके अंदर परिवार भाव है तो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस खराब है उनकी मदद हमको खुद करनी चाहिए। तो वो भी सम्मान के साथ जिएंगे, क्योंकि कहने वाले तो लोग कहेंगे अबे ये देखो उन परिवार के गरीबी में जी रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं फोस्टर सोशल कोहेशन इन द नेशन। हम बिल्कुल वो नहीं लिख पा रहे जो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज में, हम वो नहीं बता रहे हैं तुम्हें, क्योंकि वो तो लिखवा ही देंगे, वो तो तुम खुद ही कॉपी से उतार लेना। तो डोंट यू थिंक दैट इट फोस्टर्स सोशल कोहेशन, सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है। ठीक है, और इसीलिए इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? अरे छोटे भाई ने कुछ कह दिया तो टॉलरेंस होना चाहिए हमारे अंदर, सहनशीलता होनी चाहिए। अब आप बड़े हैं, वो छोटा, आपने उसको दे पे कुट दिया, अरे कोई बात थोड़ी ना हुई। तो टॉलरेंस होना चाहिए हमारे अंदर, इस सोसाइटी में भी चाहिए, देश में भी चाहिए। ठीक है ना, हमें हार्मनी रखनी चाहिए, सामंजस्य रखना चाहिए। कुछ काम तुम कर सकते हो, कुछ काम हम कर सकते हैं, तो जो काम हम कर सकते हैं वो हम कर दें, जो तुम कर सकते हो वो तुम कर लो, जो दोनों मिल करके कर सकते हैं वो दोनों मिल करके कर लें। यही तो सोशल हार्मनी का सबसे बड़ा तरीका होता है, सोशल हार्मनी है। इसके अलावा यदि देखें, सोशल कोऑपरेशन है, सामाजिक सहयोग है, मेंटेन फ्रैटर्निटी, घर में बंधुता बना के रखो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये शब्द तुम जब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिखते हो तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट हो जाता है, फ्रैटर्निटी मेंटेन करना। ठीक है, और इसके अलावा देखो हम सब लोग एक तरह से नहीं सोचते हैं। घर में ही कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई आर्किटेक्ट होता है, कोई वकील होता है, कोई टीचर होता है, कोई इंडस्ट्रियल वर्कमैन होता है। तो क्या आपको लगता सबके विचार एक जैसे होंगे? क्या आपको लगता है सबके विचार एक जैसे होंगे? नहीं है ना। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि नहीं कहता हूं कि जब तक बहुत एक्सट्रीम खराब ना हो, खराब होना शुरू करे तो हम टोकना शुरू करें, लेकिन हमें दूसरे की रेस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई हम डायवर्सिटी को भी रेस्पेक्ट करें। रेस्पेक्ट डायवर्सिटी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। साथ में रह रहे हैं ना, सह अस्तित्व है हमारा, तो शांतिपूर्ण रहे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा तुमने घर में देखा होगा एक सिविक सेंस होता है।
आपको घरों में आपको सिखाया जाता, बचपन से सिखाया जाता है कि तुमने चॉकलेट खाई और उसका रैपर यूं फेंक दिया, चॉकलेट खाई हाथ में लग गया, पर्दे में ही पोंछ दिया। ये बहुत नॉर्मल सी चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं, नॉर्मल सी चीजें हैं। घर पहुंचे, जूते मोजे उतारे, एक जूता उधर, एक जूता उधर, एक मोजा उधर, एक मोजा इधर, करते हैं हम तो कई बार कहानी सुनाते हैं, इसमें कहानी सुनाते हैं। मैं अकेले रहता था, शादी वादी हुई नहीं थी और मैं इंदौर में रहता था। एक डीएसपी साहब थे, उन्होंने हमको अपना घर किराए पे दिया। डीएसपी साहब की सिर्फ एक शर्त थी कि 1 तारीख को आप हमको हमारा किराया दे देना। वो मेरे लिए कोई बड़ा इशू नहीं था, और बोले तुम्हें जो अपने घर में करना हो करो, हमें उससे मतलब नहीं। मैंने कहा वेरी गुड, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। उनकी एक बड़ी अच्छी आदत थी, या बड़ी बुरी आदत थी, या उस उम्र की वो आदत थी। उनकी उम्र उनकी होगी उस समय 75-76 साल के आसपास, जब मैं उनसे मिला था। तो वो रोज शाम को 6-7 बजे बैठ जाते थे और पीते थे। उनका एकदम डोज फिक्स था, 3-4 पैग वो लगाते थे, और उसके बाद बैठ करके खाना वाना खा करके टेबल पे तबला बजाते थे। मैं बहुत अच्छी बात तुम्हें बता रहा हूं, तुम सुनना, इससे सीखने वाली चीजें हैं कुछ। तबला बजाते थे और पूरे टेबल का खाना वाना इधर उधर बिखेर देते थे। आंटी भी उसी उम्र की थी, आंटी उनको नहीं टोकती थी, क्योंकि उस समय टोकने का मतलब घर में कलह है। सवेरे जब उठते थे तो उनसे कहती थी जो ये फैलारा किया है ना, इसको सब समेटो। तो जो अंकल जी हैं वो अपना झाड़ू पोछा ले करके पूरे घर की सफाई करते थे, और फिर आंटी सवेरे सवेरे उनके 10 पान बनाती थी और डिब्बी में रखती थी। अंकल एक पान चबाते थे, अपना मस्त रहते थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी उनकी। और उनके पास एक विलिस जीप थी, वो उस समय की, जब वर्ल्ड वॉर वाली जीप थी उनके पास, भाई साहब। तो उस जीप को वो शाम को निकालते थे, एक कैप लगाते थे, और वो राइट हैंड ड्राइव हो जाए, लेफ्ट हैंड ड्राइव जीप थी, और उससे इंदौर वो घूम करके आते थे। ठीक है, अपना आ करके फिर बैठते, तो शाम को फिर वही कार्यक्रम, दिन में घर की साफ सफाई, शाम को इंदौर दर्शन अपनी उस विलिस में, और उसके बाद आकर के फिर बैठना। अब हम नए नए बच्चे, तो अपनी आदतों में अपने ऊपर कंट्रोल कोई था नहीं। कोई हमारे घर से तो यहां रहता नहीं था, ना माँ ना फादर, ना कोई बहन ना भाई। तो हम आते थे और रात में, तो नॉर्मली यही होता था, रात में 11-12 बजे हम पहुंचते थे, तब तक वो सो चुके होते थे। हम अपने कमरे में पहुंचते थे, एक जूता पट्ट से पटकते थे, दूसरा जूता फिर पट्ट से पटकते थे, और 4 बेडरूम क्लैड बाथ किचन का हमारा घर था, जिसमें मैं अकेले रहता था, क्योंकि हमसे कहा गया था शराफत से रहना और सम्मान के साथ रहना। मैंने कहा बिल्कुल रहूंगा। तो भाई साहब, एक दिन अंकल मेरे पास ऊपर आए, बोले प्रदीप तुम गलत करते हो। मैंने कहा ऐसी गलती तो मैंने कोई की ही नहीं। बोले नहीं तुम गलत करते हो। मैंने कहा सॉरी अंकल, बट टेल मी व्हाट हैपेंड। बोले तुम आते हो और जूता पटकते हो, इससे मेरी खुल जाती है नींद, और फिर दोबारा नींद में आने के लिए मुझे फिर 2 पैग एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं रात में 12 बजे। मैंने कहा यार ये तो गलती है मेरी भाई। तो मैंने क्या किया कि मैं रोज आकर के जूते प्रॉपरली धीरे से उतार के रख देता, तो सो जाता था।
एक दिन हम फिर भूल गए और जूता पटक दिया, ठक। अरे हमने कहा गलती हो गई। मैंने दूसरा जूता उतारा, धीरे से रखा और चुपचाप सो गया। 1 घंटे बाद घंटी बजी नीचे से, नींद खुली मेरी। मैंने क्या हो गया भाई, कौन आ गया? मैंने क्या हुआ अंकल? बोले दूसरा जूता उतार लो तो मैं सो लूं। He was such a particular person. I loved him a lot. He is no more now. आंटी भी नहीं है अब, but he was such a lovely person. एक अकेले अनमैरिड पर्सन को घर देना अपना, यही एक बड़ी बात थी। ठीक है, इतना बड़ा घर दे देना ये दूसरी बात थी। और आंटी इतनी लविंग थी हमारे लिए कि हम जब जाते थे तो एक रास्ता तो हमारा अलग से था, एक रास्ता उनके घर के बीच से भी हम चले जाते थे, जो किचन से होके जाता था उनके। तो हम किचन से जाते थे और कुछ भी जो वहां पे बना रखा हो हम पूछते उछते भी नहीं थे, हमने खाया और चले। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने मेरे लिए खाना रखना शुरू कर दिया कि लड़का आएगा भूखा रहेगा तो खा के कम से कम जाएगा। सी द लव। सो आई रेस्पेक्ट हिम अ लॉट। तो ये जो कहानी मैंने सुनाई, इट इज एब्सोल्युटली ट्रुथ। और जब सो जाते थे उसके बाद किसी की नहीं सुनते थे। वो कहते थे हमसे एसपी और आईजी भी बोलेगा तो हम नहीं जाएंगे इस समय। एक दिन मैं और हमारे एक मित्र जो बीच में भी कलेक्टर भी रहे हैं, अभी फिलहाल कमिश्नर हैं, वो दोनों ऊपर छत पे, मतलब ऊपर वाले हमारे डाइनिंग टेबल पे हम लोग खाना खा रहे थे। पानी खत्म हो गया हमारे पास, तो हमने कहा नीचे अंकल के यहां से ले लेते हैं। तो हम नीचे गए, हमने खटखटाया, मैं और हमारे मित्र दोनों लोग, ठीक है, सीनियर ब्यूरोक्रेट, और पहचानते भी थे, ऐसा नहीं वो नहीं पहचानते थे। बोले, हमने कहा अंकल, बोले हाँ बताओ। हमने कहा अंकल, और जग लेके गया था मैं, अंकल एक जग पानी चाहिए पीने वाला। हमको ऐसे देखा, मैं सो चुका हूं। नो आर्ग्यूमेंट्स। मैंने कहा इसमें आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा चलो आलो भाई, हम लोग लेके आते हैं अपना पानी बाहर से। हम लोग बॉटल खरीद के लाए। देखो, उन्होंने अपनी लाइफ का पूरा तरीका बना रखा था, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। तो बड़ी जिंदगी उनके साथ अच्छी गुजरी, लेकिन आप सोचो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? करनी चाहिए थी ना। वो बड़े थे, वो डांट भी लेते, बोले सो गए थे हम तो क्या करें, मतलब खड़े खड़े बोल रहे मैं सो चुका हूं। हम लोग आज भी उस बात को लेकर के हंसते हैं कभी कभी। क्यों? क्योंकि हंसने वाली बात है ये। आदमी कह रहा हम सो चुके, हम पानी तो तुम्हें नहीं देंगे अब, चाहे पीने को चाहे कैसा भी हो। मैं बड़ा खुश। तो आप जरा देखो, जब हम ये लोग बात कहते हैं तो हमारा सिविल कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि जूते मत पटक यार। बचपन से सिखाया गया ना, बचपन से सिखाया गया ना। खाना कैसे खाना ये भी सिखाया गया, किताबों का कवर ठीक रखो ये भी सिखाया गया, ज्यादा खराब मत करो किताब कॉपी ये भी सिखाया गया। तो क्या हमारे देश में ये सब हमको नहीं करना चाहिए कि हम कचरा नहीं फेंकें, कूड़ा करकट नहीं डालें, हर चीज सही जगह पे करें? ये सिविक सेंस है ना हमारा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली कल्टिवेट आवर सिविल कॉन्शियसनेस, सामाजिक चेतना जागृत करते हैं। ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि हम सिविक सेंस रखेंगे तो हमारी ड्यूटीज अपने आप कंप्लीट होंगी। है ऐसा कि नहीं है? कोई मान लीजिए दिव्यांग व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा है और क्रॉस करने में उसको परेशानी हो रही है, क्या करना, आप हाथ पकड़िए और उसको क्रॉस करा दीजिए। ये सिविक सेंस है कि नहीं आपका? कोई बच्चा भीख मांग रहा है तो उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट कर दीजिए। बच्चों से चाइल्ड लेबर मत लीजिए,
रेस्पेक्ट फीमेल्स, ये रेस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है। रेस्पेक्ट एवरीबडी। देखो हमारे यहां तो ये कहा जाता है कि लड़कियों के हम पैर छूते हैं, लड़कियां हमारे पैर नहीं छूती हैं। ये तो हम आज भी मेंटेन करते हैं कि हम लड़कियों, किसी भी लड़की के हम पैर छू सकते, कोई इशू नहीं मुझे, क्योंकि हम कहते हैं वो देवियां हैं, तो उनकी रेस्पेक्ट करना तो हम सीखें कम से कम। हर जगह पर रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये रेस्पेक्ट भी जरूरी है। तो ये सिविक कॉन्शियसनेस की कहानी है कि नहीं है? है। प्रोटेक्टिंग आवर कल्चर, प्रोटेक्टिंग आवर वैल्यूज, प्रोटेक्टिंग आवर फैमिली। अब आप इसको सब जगह जोड़ते चले जाओ, ठीक है। और इस तरीके से यदि देखा जाए कि ये हमारे अंदर एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है। फंडामेंटल ड्यूटी क्या देता है? सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है। हम क्या अपने घर में जो पेरेंट्स के, फादर के, उनके बाबा के चित्र लगे हैं उसके हम अपमान कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो क्या हम अपने देश के झंडे का, अपने देश के राष्ट्रगान का अपमान कर पाएंगे? ये वही चीज है, वही सिखाया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज में। क्योंकि हम राइट्स तो सोचते हैं लेकिन ड्यूटीज नहीं सोचते, और जब तक हम राइट्स सिर्फ सोचेंगे और ड्यूटीज नहीं करेंगे और सब ऐसे ही सोच लें, तो वही होगा जो कहानी आपने बचपन में पढ़ी हुई है। उसी कहानी को मैं फिर से बता रहा हूं, 100 बार ये कहानी सुनी होगी आपने। एक राजा था, वो बड़ा कृपालु था, प्रजावत्सल, very benevolent to his subjects, very caring, very affectionate, progressive, futuristic, developmental zeal, and he wanted his people to contribute in all the spheres of development. Isn't it? And people used to contribute because everybody was taken care of and everybody was observed. ठीक है। तो एक दिन राजा ने कहा, लेट मी टेस्ट कि इनकी इंटीग्रिटी कितनी है, इनकी निष्ठा कितनी है अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति। जब हम इनको देख रहे हैं तो ये सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमारा देश भी अच्छा चल रहा है, हम देखें ये कितनी इंटीग्रिटी इनमें है और वाकई में कैसा काम करते हैं। उन्होंने एक तालाब खुदवाया और बहुत सुंदर तालाब बनवाया, नीचे टाइल वाइल लगा करके ऊपर सब अच्छा कर दिया उन्होंने। और उन्होंने फिर घोषणा की कि इस तालाब में, जो बहुत साफ है अभी, वेरी हाइजेनिक, इसमें सब लोग एक एक लोटा दूध डालेंगे रात में, और कल सवेरे इसकी खीर बनेगी और इस खीर को पूरे प्रजा में बांटा जाएगा। अब क्वेश्चन हो गया इंटीग्रिटी का, निष्ठा का। लोगों ने, याद है ना आपको, लोगों ने वही सोचा जो आप समझ रहे हैं, यदि हम इतने दूध में एक लोटा पानी भी डाल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, पता थोड़ी नहीं चलेगा। और जब सवेरा हुआ तो उसमें एक भी बूंद दूध की नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ पानी था। चूंकि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको लागू करवाने के लिए कोई कानून ऐसा तो बना है नहीं। कुछ नेशनल फ्लैग वगैरह का यदि आप बेइज्जती कर दो तो आपको दंड मिल जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं, जब नेशनल एंथम बज रहा होता है वो अपना बैठे रहते हैं। कई लोग फ्लैग को जब सलामी दी जाती है तो उधर मुंह फेर लेते हैं। अब सोसाइटी में कोई लोग उनको कूट काट दे तो अलग बात है, अदरवाइज कहां कुछ होता है।
तो हमारा ये कहना है कि जब हम अपने परिवार के लिए जैसा सोचते हैं वैसा जब हम अपने देश के लिए सोच लेंगे, यदि घर में वो खीर बन रही होती तो उसमें पानी डालते आप अच्छा दूध डालते। तो जब हमारा देश ये कह रहा है कि अब जरूरत है तुम्हारे कंट्रीब्यूशन की, तो तुम कंट्रीब्यूशन से भाग कैसे कर सकते हो? कैन यू शो द एस्केपिज्म फ्रॉम योर ड्यूटीज व्हेन यू आर गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम द स्टेट? आज इतने सुरक्षित हो, सड़क पर चल सकते हो, पुलिस फोर्स है आपके लिए, आर्मी लगी हुई है, बिजली घर में बिजली बन रही है, स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, कॉलेजेस में हायर एजुकेशन दी जा रही है, हॉस्पिटल्स में आपको देखा जा रहा है, दवाइयां मिल रही हैं, कई लोगों को फ्री भी मिल रही हैं, सड़कें अच्छी हो रही हैं, हमारा देश डेवलप कर रहा है, तो क्या आपके कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है? क्या आपको टैक्स समय पर नहीं भरना चाहिए? क्या आपको दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए? क्या आपको नेशनल सिंबल्स का रेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए? क्या हमें कल्चरल डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए? क्या हम म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी को नहीं बना सकते? क्या हम पीस लविंग नहीं हो सकते? ये सब हमको जरूरत है, और जब जरूरत हो तो देश के लिए हमें खड़ा भी होना चाहिए कि अब कम वॉट में आई विल प्रोटेक्ट द नेशन। बेसिकली नेशन बिल्डिंग का पार्ट है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज को ठीक से पढ़ना भी चाहिए और एडहेयर भी करना चाहिए कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज को पूरा कर सके। यह कहानी थी फंडामेंटल ड्यूटीज की।